हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। और ये आज होगा 11वां दिन। पिछला वीडियो था 10वां दिन का, जिसमें हम लोग देखे थे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। आज हम लोग देखेंगे उसका पार्ट नंबर 2 यानी 40 प्रश्न से आगे देखेंगे। और आज हम लोग टोटल देखने वाले हैं 50 प्रश्न, है ना। और मात्र आपको 15 से 20 मिनट समय लगेगा, तो आप इसको पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप आसानी से देख सकते हैं। तो कल 40 तक हुआ था दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं 41 से। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको इसके बाद जो भी वीडियो आएगा वो आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज 41 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार जो है राष्ट्रपति का नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है, तो आंसर हो गया आपका बी। अब है कि विशेषाधिकार किसमें है? तो ए नंबर आपको दिया गया है। साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। सी है कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। डी है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये और सी और डी तीनों आपका सही था, बी आपका गलत है। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है ना। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, ये तैयार कौन करता है संसद के लिए? तो तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 नंबर प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ के थे, है ना। तो कहाँ के थे? बिहार के थे, है ना। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वसम्मति से जो निर्वाचित हुए थे भारत के राष्ट्रपति, वो थे एन संजीव रेड्डी, यानी आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है 45। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो वो कौन थे? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका नीलम संजीवा रेड्डी, यानी सी नंबर। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। लेकिन देखिए ए नंबर दिया गया है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले क्या थे? प्रथम भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति रहे थे और आर वेंकट रमन भी उपराष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद ही ये राष्ट्रपति बने। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है 46। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है ना। वो कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो 46 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर वी गिरी। आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 नंबर। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? VVI प्रश्न है आपका, है ना। किसे दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। आंसर हो गया आपका बी। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर। 48 प्रश्न है कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो वो कौन सा मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे? तो वो कौन थे दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा बी, जस्टिस M हिदायतुल्ला। आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए 49। श्री प्रणब मुखर्जी का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कर्म कौन सा था? मतलब कईवें राष्ट्रपति थे श्री प्रणब मुखर्जी? तो 49 का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13वें ये राष्ट्रपति थे। और अभी वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है ना। एक विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, वो कौन सी क्रिया के बाद एक अधिनियम बनता है? तो 50 का आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी जब राष्ट्रपति अपनी उस पर सहमति दे देते हैं तब वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। आंसर क्या हो गया आपका? बी। अगला प्रश्न है 51। निम्नलिखित में से
किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? मतलब कौन से क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होगा, ये घोषणा करने का अधिकार किसे है? तो वो है राष्ट्रपति को ही ये अधिकार दिया गया है। आंसर क्या हो गया? डी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों 52 नंबर, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह निम्न में से किस पर लागू होता है? यानी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह जो कथन लागू होता है आपका राष्ट्रपति पे ही लागू होता है। आंसर क्या हो गया आपका? बी। बहुत बार आपको एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो बिहार का राज्यपाल कौन रह चुका है? तो 53 का क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। आंसर क्या हो गया आपका? सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है आपका 54, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित है ना। यानी वो कौन से देश के राष्ट्रपति से करना सर्वाधिक उचित है? तो ए है अमेरिका के राष्ट्रपति, बी है फ्रांस के राष्ट्रपति, सी है ब्रिटेन के राष्ट्रपति और डी है श्रीलंका के राष्ट्रपति। तो 54 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रिटेन के राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, ब्रिटेन के सम्राट होना चाहिए ना। ब्रिटेन के सम्राट से इनका तुलना करना ज़्यादा उचित होगा, है ना। ब्रिटेन के सम्राट यहाँ कर लीजिएगा राष्ट्रपति के जगह। आंसर हो गया आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 55, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होते हैं, प्रथम नागरिक। आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है 56, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो आपके राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेना मतलब थल सेना, जल सेना और वायु सेना, है ना। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, यानी सुप्रीम कमांडर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57 कि भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है क्या होता है? तो आप ऑप्शन देखिए, है ना। ऑप्शन क्या दिया गया है कि भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, डी है बहुमत दल का नेता। तो क्या हो जाएगा? भारत का जो राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। आंसर हो गया आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों 58 है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय जो सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, अभी बताएं, आपके राष्ट्रपति होते हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 59, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और कितना आप लोग सही किए हैं दोस्तों नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और कितना आपको कैसा लगा, आप लोग इसमें क्या बदलाव चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, सुझाव दें। चलिए 59 नंबर प्रश्न है आपका स्क्रीन पे कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। कौन सी योग्यता नहीं है तो आपको ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये जरूरी नहीं है। यानी वह भारत का नागरिक हो, ये तो जरूरी है। वो 35 साल उम्र होना चाहिए, ये भी जरूरी है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, ये भी सही है। लेकिन डी नंबर आपका सही नहीं है। आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। 60 प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो अभी देखिए 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। राज्यपाल के लिए भी कितनी होनी चाहिए? 35 होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कितना होना चाहिए दोस्तों? तो 25 होना चाहिए। तो ये सब बातें याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 61, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो आंसर क्या हो गया? डी नंबर। यानी वो कितने भी उम्र के व्यक्ति हो सकते हैं। न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है 35, अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगला प्रश्न है 62, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो भारत में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति जो हैं वो 1 बार या 2 बार या 3 बार निर्वाचित हो सकते हैं। तो उसकी कोई सीमा नहीं है भारत में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार बन सकता है कोई भी राष्ट्रपति, है ना। तो अमेरिका में 2 बार, लेकिन भारत में इसकी कोई सीमा नहीं है। आंसर क्या हो गया? डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 63,
राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है ना, किस प्रकार से होता है इसका निर्वाचन, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों, है ना। इनका निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आंसर क्या हो गया आपका बी। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है ना। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो वो पद्धति है आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आंसर हो गया आपका डी नंबर VVI। बहुत बार आपको एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 65। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। अगर राष्ट्रपति संबंधित कोई विवाद हो तो उसको जो किया जाता है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला किया जाता है। आंसर हो गया आपका डी। अगला प्रश्न है 66 नंबर कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो प्रस्तावक कितना होना चाहिए, 50। अनुमोदक कितना होना चाहिए, 50। तो आंसर क्या हो गया आपका सी नंबर, यानी 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और अगर क्वेश्चन रहे कि उपराष्ट्रपति के लिए तो इसका आधा कर दीजिएगा, यानी 25 और 25। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 67 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी, है ना। वो कौन सी बात है जो अयोग्यता मानी जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो, है ना। कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं किए होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। भारत का नागरिक तो होना जरूरी है, 35 वर्ष भी होना बहुत ज़रूरी है, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता होनी चाहिए, ये भी जरूरी है, लेकिन कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी नंबर 67 का। अगला प्रश्न है 68 नंबर कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है ना। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तो अभी आपको बताए एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। आंसर हो गया आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है 69। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है ना। किसके द्वारा संचालित किया जाता है राष्ट्रपति पद का चुनाव, तो किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति चुनाव का संचालन। आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत, है ना, वो अनुच्छेद आपको बताना है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो 70 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 71। अनुच्छेद कितना में किया गया है, 71 में, कि अगर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो और उस विवाद का निपटारा कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय, ये अनुच्छेद 71 में कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 71। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है ना। चुनाव प्रचार के लिए उनको मात्र 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। तो ये बातें याद रखिएगा। ये प्रश्न देखिए आपको बहुत कम ही जगह मिलेगा। आंसर हो गया आपका बी। अगला प्रश्न देखते हैं 71 कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी उनको पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। तो आंसर क्या हो गया आपका बी नंबर, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है 73। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बना रह सकता है। ये अनुच्छेद कितने में कही गई है, किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति अपने पद पे 5 साल रहते हैं, तो वो अनुच्छेद है दोस्तों आपका 56। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आपको पूछा गया एग्जाम में। आंसर क्या हो गया आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है 74। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है ना। भारत के राष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है उसको अपने पद से, तो संसद के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। आंसर क्या हो गया आपका डी नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है ना। प्रक्रिया कौन सी है,
तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, संसद द्वारा महाभियोग लाया जाता है राष्ट्रपति पे और उसे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। ये भी आपको पूछा जाता है कि कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है महाभियोग के लिए, तो वो है 14 दिन। और कहाँ लाया जाएगा, तो संसद में लाया जाएगा। फिर उस पर अगर संसद से 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उस पर महाभियोग लग जाता है और राष्ट्रपति अपने पद त्याग देंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है, तो क्या हो जाएगा 76 का कौन से सदन के द्वारा लगाया जाता है, तो किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा, है ना, दोनों में से किसी के द्वारा लगाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो गया आपका, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 77 कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है, तो किस आधार पर लगाया जाता है, तो संविधान के अतिक्रमण करने के आधार पर उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आंसर क्या हो गया आपका, बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। जो महाभियोग लगाया जाता है ना, ये अनुच्छेद किस देश से लिया गया है, तो 78 का क्या हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद कितने में है, तो 61 में, कल ही आपको बताए थे, है ना, महाभियोग की पूछा जाता है कितने अनुच्छेद में है, तो 61 में है। तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाता है। तभी आपको बताए कि 14 दिन की लिखित सूचना पहले दी जाती है राष्ट्रपति को और उसके बाद महाभियोग लाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 80 नंबर, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, है ना। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो संसद, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संसद के जांच करने वाले सदन को 2/3 बहुमत से, स्टार्टिंग में बताए थे 2/3 बहुमत से संसद के द्वारा पारित किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 81 नंबर, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है पद और गोपनीयता की, तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग अपना अपना जवाब देते रहें और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कितना आप लोग सही किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश, आंसर नंबर ए, इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। वो कौन से अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति संविधान के समक्ष यानी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण लेते हैं, तो वो अनुच्छेद है आपका 70, है ना, 70, अनुच्छेद 70 के तहत। अगला प्रश्न है 83 नंबर। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो इसके बाद आपको आएगा वो आपको आसानी से मिलता रहेगा। चलिए तो 83 का जवाब दें कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उनको शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा, तो 83 का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, है ना। जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही उनको शपथ दिलाएंगे, किनको, तो राष्ट्रपति को। चलिए अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो, है ना, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है, तो क्या हो जाएगा 84 का आपका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनके कार्यभार को ग्रहण करेंगे। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो या दोनों का पद किसी कारणवश खाली हो तो कौन ग्रहण करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आंसर क्या हो गया, सी। अगला प्रश्न है 85 नंबर कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो देगा उपराष्ट्रपति को। आंसर क्या हो गया दोस्तों, ए नंबर। अगला प्रश्न देखती है 86 नंबर,
राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है ना। जो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की जो सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है जल्दी। तो 86 का आपका आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति किसको देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को, है ना। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को, लेकिन उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष को। आंसर क्या हो गया, सी। अगला प्रश्न देखिए 87। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन कौन करेगा। तो अभी आपको बताए थे भारत का मुख्य न्यायाधीश। आंसर क्या हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का पद क्या हो गया, रिक्त है, तो कितने दिन के अंदर उनके जो पद है भर लिया जाना चाहिए, तो वो है दोस्तों आपका 6 माह, है ना। 6 माह के अंदर चुनाव करा दिया जाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 89 नंबर कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन हुए। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन हुए, 89 का क्या हो जाएगा आंसर। चौथे राष्ट्रपति जो थे वो थे वी गिरी। आंसर हो गया ए नंबर। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे कौन थे, तो जाकिर हुसैन। और चौथे कौन थे, तो वी गिरी। तो ये चारों याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर क्या हो गया आपका, ए नंबर। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों 90 नंबर, क्योंकि इसके बाद भी कल वीडियो आएगा और लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि राष्ट्रपति से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको 3 पार्ट में बनाया गया है। आज था सेकेंड पार्ट जो हो गया, फर्स्ट पार्ट भी आपका हो गया, थर्ड पार्ट आपका कल होगा। तो कल देखना नहीं भूले, ज़रूर देखिएगा। और उसमें आपको भी और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जाएंगे। चलिए लास्ट प्रश्न का आप लोग जवाब दें कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के थे, है ना। कहाँ के थे, बिहार के थे। चलिए तो ये था आज का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज 50 प्रश्न हो गया। कल जो भी प्रश्न बचा रहेगा 30, 40, 50 वो कल आपको पूरा करा दिया जाएगा। और इसके अलावे अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी का आप टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी आप सभी के लिए तैयार किया गया है, तो आप उसे ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को पूर्ण करें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये हमारा चैनल है, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप इससे ऐड होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस पर मैसेज करें, आपको जोड़ दिया जाएगा। और ये हमारा देखिए टेलीग्राम चैनल है, जहाँ आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़ें। और ये हमारा फेसबुक पेज है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे फेसबुक पेज से जरूर लाइक करें। आपको फेसबुक पेज पे भी आपको इसका PDF प्रोवाइड कराया जाता है। तो फिर कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग